खेल के मैदान से के संडे एडिशन में आपका खैर मकदम है और आप हमें देख रहे हैं एसएसयू रेडियो एक्टिव चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं, थर्सडे 8:30 बजे शाम और संडे 8:30 बजे शाम हम खेल के मैदान से के साथ हाजिर होते हैं इस चैनल पे। आज के प्रोग्राम में क्रिकेट की तो बात होगी, हॉकी की भी बात होगी, कुछ और बातें होंगी, आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएंगे और क्विज है और पिछले क्विज के विनर का नाम भी बताया जाएगा। हाल ही में कराची टेस्ट इख्तिताम पजीर हुआ, पाकिस्तान 7 विकेट से जीत गया। इसका रिव्यू करना जरूरी है, लेकिन एक दो सवाल है वो पढ़ के मैं आपसे बात करूंगा और रिव्यू हो जाएगा मैच का और लोगों के सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। दानिश आफाकी लिखते हैं कि अच्छी विन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन उम्मीद थी फास्ट बॉलर चलेंगे, कुछ रिवर्स स्विंग हो रही थी, नहीं चले। अजहर अली, फवाद आलम, फहीम अशरफ, यासिर शाह और ने बहुत अच्छा खेला और उसके बाद नोमान अली की लाजवाब डेब्यू हुई इस मैच में। दानिश आरत नारबल से सवाल ये बात कहते हैं और इसमें एक सवाल भी इनका छुपा है कि फास्ट बॉलर नहीं चले। दोनों साइड के फास्ट बॉलर्स ने स्ट्रगल किया इस विकेट पे, डेफिनेटली नहीं कर पाए जो उम्मीद ही करेंगे। विकेट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उतना, एक बात है। और ऐसे दिन होते हैं कि जब नहीं चलते हैं कुछ बॉलर, कुछ चल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हर जगह विकेट में अगर थोड़ा अनइवन बाउंस हो तो उसका मतलब नहीं है रिस्पॉन्स फास्ट बॉलर को मिलेगा हर वक्त। जहां रबाड़ा की स्पीड का बॉलर या नोटिये नहीं फायदा उठा सके, वहां हसन अली और शाहीन आफरीदी से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें तो भी ठीक बॉलिंग की बाय एंड लार्ज। नोमान अली ने बेहतरीन डेब्यू किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, आप जब चौथे दिन खेल शुरू हुआ तो यासिर शाह बॉलिंग करते रहे और प्लेयर आउट नहीं हुए। ये हर कैप्टन से हो जाता है ऑलमोस्ट, कि वो सोचते हैं जो मेरा टॉप बॉलर है एंड का प्लेयर वही ले जाएगा, उसको ओवर बोल कराते हैं, जबकि जो उसके नेक्स्ट दर्जे का बॉलर होता है या कम तजुर्बे का, उसे नहीं लाते हैं देर तक, ये क्या करेगा। और इसी चक्कर में जैसे हमने पहली इनिंग में भी देखा, पाकिस्तान की टेल ने रन बनाए, डिकॉक वही बॉलर रिसाइकल करते रहे और यहां भी जो ही नोमान अली आए 3 विकेट ले गए और उसके साथ ही कोलैप्स हो गया साउथ अफ्रीका। तो ये एक रहती है प्रॉब्लम कैप्टन्स में। फेवरेट्स होते हैं कैप्टन के और एक्सपेक्टेशन होती है किसी ज्यादा विकेट लेगा, लेकिन इसमें कभी फंस भी जाता है कैप्टन। जहां तक दोनों टीमों के 5वें बॉलर की बात है, चाहे वहां से लिंड बॉलिंग कर रहे हों, यहां से फहीम अशरफ हों, दोनों थोड़े अंडर बॉल हुए। बेहतर बॉलिंग कराई जा सकती है इनसे। दोनों जो बॉलिंग करते हैं उससे लगता है कि इससे बेहतर बॉलर हैं कि उनको 5 ही ओवर इनिंग में, 6 ओवर इनिंग में दिए जाए या उसी मौके पे दिया जाए जब ड्रिंक्स इंटरवल हो या टी या लंच ब्रेक होने वाली हो चेंज के लिए। वो रिवायत खत्म हो गई है, अब ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कई बार कहा कि अब जरूरत नहीं होती है नाइट वॉचमैन की। शाहीन आफरीदी वापस ही हो गए रात को, महाराज भी हो गए हैं सुबह आते ही, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि नाइट वॉचमैन भेजा जाए, बाद में टॉप बैट्समैन को आना पड़ता है। जहां पाकिस्तान ने मैच जीत लिया वहां कंसर्न है उनकी टीम में, ऐसी बात नहीं है। उनके ओपनर स्कोर नहीं कर पाते हैं बिल्कुल। जितना हमने इमरान भट्ट को देखा, फ्लैशी टाइप के ओपनर हैं, सेटल हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अभी बहुत कम खेला है, कोई जजमेंट पास नहीं करनी चाहिए हमें। आबिद अली प्लेड ऑन हुए दोनों इनिंग में, ये एक्सपेक्ट करते कि बॉल उठेगी, वो थोड़ी लो रही या उनकी उम्मीद से लो रही और इनसाइड से आउट हुए दोनों इनिंग में। तो इस बारे में उनको सोचना होगा। और एक और ऑप्शन है इनके पास जो कुछ साल पहले अजहर अली की वजह से मिला था, कि अजहर अली ने ओपन करनी शुरू की थी बैटिंग, जबकि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है टीम के लिए और उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी एज ओपनर बनाई है, मेलबर्न में 250 रन बनाए हैं एज ओपनर, तो ही कैन ओपन। मगर अभी सडनली चेंज नहीं करेंगे मेरे ख्याल में, क्योंकि इमरान भट्ट को 1 ही मैच मिला है, आबिद अली ने 8 ही मैच खेले हैं, अभी नेक्स्ट मैच में उम्मीद नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन है कि फिर मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन किया जाए, किसी के साथ अजहर अली ओपनर निकले, क्योंकि ओवरसली वो ओपनर ही होते हैं, दूसरे ओवर में तो वो विकेट पे होते ही होते हैं। तो इसीलिए अगर वो ओपन ही करेंगे तो बुरा क्या है। एक वाजिद अली हैं, वो हमें लिखते हैं कि पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि क्यों नहीं शेयर पेस का फास्ट बॉलर खिलाया जाए नेक्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से हसन अली की जगह। अगर ऐसे विकेट में वो भी कुछ नहीं करेगा जहां रबाड़ा ने कुछ नहीं किया, पहली बात। और अगर आप देखेंगे शाहीन आफरीदी की पेस भी अच्छी है, 140 प्लस तो पेस बहुत अच्छी होती है, तो शेयर पेस क्या करेगी। और क्या वहाब रियाज को खिलाएंगे, टेस्ट रिकॉर्ड देखिए उनका शेयर पेस वाले बॉलर्स का, हमको एक स्पेल और एक बॉलिंग मैच में याद रहती है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है बड़ा थिन है। तो आप नसीम शाह को खिलाएंगे जो न्यूजीलैंड में हमें लगा फेवरेबल कंडीशन में भी बॉलिंग नहीं कर सके ठीक। तो इसीलिए शायद यही कॉम्बिनेशन रहे नेक्स्ट मैच में,
साउथ अफ्रीका को कुछ सोचना पड़ेगा कि बैटिंग को कैसे वो स्ट्रेंथन करें, लेकिन उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है बैटिंग के। हो सकता है प्रेटोरियस खेलें बॉलिंग में, उनकी बॉल हवा में मूव होती है और पाकिस्तान को उन्हें बहुत परेशान किया है पास्ट में, एक आध मैच खेला है जब, तो हो सकता है वो खेलें। और दूसरी बात है, जो पास्ट की बात है, बड़ी देर से रावलपिंडी में मैच नहीं हुआ, कि रावलपिंडी में जो विकेट है वो पेस का बड़ा साथ देता था। आज ऐसी कंडीशन जैसी हमारी है, थोड़ा सा असर होगा, वहाँ हेजी कंडीशन हो सकती है सुबह, लेकिन हमें पता नहीं है, ऑफ लेट बहुत देर से वहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ है। आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम को हम, उससे पहले एक सवाल है, उसका मैं जवाब दूंगा, और उसके बाद पहला सेगमेंट। मुश्ताक तुर्कवांगम शुपियन से पूछते हैं कि ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर, फील्ड हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल मामला है। यानी इंटरनेशनली जब हॉकी, फील्ड हॉकी मशहूर हुई, तब से भी 125 साल हो गए। अब देखिए, ध्यानचंद का वही मकाम हॉकी में है जो ब्रैडमैन का क्रिकेट में है, कि आप हर एक बैट्समैन को ब्रैडमैन से कंपेयर करते हैं, वैसे हर एक फॉरवर्ड जो है वो ध्यानचंद से कंपेयर होता है। लेकिन दोनों में एक फर्क भी है, जो ब्रैडमैन को मकाम मिला क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, आज भी जो बात होती है उनकी, वो ध्यानचंद की नहीं होती, वो उनको नहीं दे पाया मकाम। ध्यानचंद है, अगर इंडिया की बात करें, उधम सिंह है, क्लॉडियस है, प्रतिपाल सिंह है, और उसके बाद बलबीर सिंह सीनियर है, अजीत पाल सिंह है। आगे बढ़ते जाएं आप, ग्रेटेस्ट तो नहीं है, कुछ और प्लेयर हैं अच्छे, शाहिद जैसे हैं, धनराज पिल्ले जैसे प्लेयर हैं, अशोक कुमार हैं बड़े अजीम खिलाड़ियों में। एक पाकिस्तान की तरफ जाएं तो आप खालिद महमूद हैं, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी, अपने ज़माने के तनवीर डार हैं। फिर एक पीरियड है जब पाकिस्तान में बहुत ग्रेट पैदा हो गए, इस्लाहुद्दीन, समीउल्लाह, अख्तर रसूल, हसन सरदार, मुनव्वर जमा, सलीम शेरवानी, यू नेम इट, दे हैड द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। शहबाज अहमद ऑफ लेट, और द ग्रेट ड्रैग फ्लिकर सुहेल अब्बास। एक और पावर हाउस जो हॉकी का रहा है वो है हॉलैंड, उसमें थीस क्रूजे हैं, पॉल लिटजिन है, बो विलेंडर है, टाकी टकीमा है, डॉन डिक नॉयर हैं, कई प्लेयर हैं वहां भी। उनके गोलकीपर कुछ बेमिसाल थे हॉलैंड के। इंग्लैंड में भी 2-4 प्लेयर हुए हैं, शॉन करली जैसा प्लेयर हुआ है, गोलकीपर टेलर जैसा प्लेयर हुआ है उनका, जो बहुत जबरदस्त थे। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए, रिक चार्ल्सवर्थ, कॉलिन बैच, टेरी वॉल्श, जेमी डायर, मार्क नोवल्स, और कई खिलाड़ी। फिर एक और पावर हाउस हॉकी का, जर्मनी, कार्स्टन फिशर, क्रूजे, फ्लेट, कई और प्लेयर। आज बेल्जियम में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अर्जेंटीना में है अच्छे प्लेयर, स्पेन ने अच्छे प्रोड्यूस किए, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। तो जब हम स्कोरर्स की बात करते हैं तो ध्यानचंद का नाम सामने आता है, और उसके साथ आप हसन सरदार की बात कर सकते हैं, डेफिनेटली जेमी डायर की कर सकते हैं, कुछ और की कर सकते हैं। जहाँ पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पॉल लिटजिन्स, बो विलेंडर, क्रूजे, सुहेल अब्बास, तो कई प्लेयर हैं ऐसे। तो इसलिए बहुत से प्लेयर हैं, लेकिन जब नाम मुंह में आता है हम लोगों के, कम से कम वो ध्यानचंद का आता है हमारी जुबान पे। और एक प्लेयर की मैंने बात की इसमें, जो ग्रेटेस्ट सेंटर हाफ इंडिया ने आज तक प्रोड्यूस किए माने जाते हैं, जिनकी अख्तर रसूल के साथ वो ग्रेटेस्ट सेंटर हाफ पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किए, वो थे, जबरदस्त राइवलरी रही, बड़ी अच्छी और फेयर राइवलरी, गाली गलोच झगड़ा नहीं। वो है अजीत पाल सिंह। जावेद परे से बात इसी अजीम खिलाड़ी की। पंजाब में गांव है संसारपुर। ये गांव जालंधर कैंटोनमेंट के करीब ही वाक़ा है। संसारपुर गांव अब दहाइयों से ख़ास चीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े हॉकी खिलाड़ी पैदा हुए हैं जिन्होंने आलमी सतह पर बड़े अहम कारहाई नुमायाँ अंजाम दिए हैं। इन्हीं खिलाड़ियों में एक अहम नाम है अजीत पाल सिंह। अजीत पाल सिंह भारतीय हॉकी का वो नाम है जिन्होंने 3 मरतबा ओलंपिक्स में भारत की नुमाइंदगी की है। साथ ही वो उस भारतीय हॉकी टीम के कायद थे जिसने 1975 में तीसरे आलमी कप में कामयाबी हासिल की। ये आलमी कप हॉकी तारीख में भारत की अब तक की वाहिद कामयाबी है। अजीत पाल सिंह 1 अप्रैल 1947 को पैदा हुए। 7-8 साल की उम्र में अजीत को अपने एक चाचा ने पहली मरतबा हॉकी स्टिक थमा दी। बस फिर क्या था, अजीत उसी स्टिक को लेकर आगे बढ़े और पूरी दुनिया में उस स्टिक का खूब डंका बजा दिया। 16 साल की उम्र में अजीत पाल सिंह ने पंजाब की रियासती स्कूल टीम की नुमाइंदगी की।
1964 में अजीत ने लयालपुर खालसा कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ तो पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज टीम्स के मुकाबलों में अजीत पाल सिंह ने हर तरफ धूम मचा दी और 4 साल में 3 मरतबा उनके कॉलेज ने यूनिवर्सिटी के कॉलेज टूर्नामेंट्स में अव्वल पोजीशन हासिल की। उन्हीं अयाम में अजीत पाल सिंह फुल बैक से सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलने लगे, जो बाद में उनकी मुस्तकिल पोजीशन बन गई। 1966 में उन्हें पंजाब यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम का कायद मुकर्रर किया गया। उसी साल उन्हें जापान जाने वाली भारतीय कौमी हॉकी टीम में पहली मरतबा जगह मिली। अगले साल 1967 में अजीत पाल लंदन में मुनक़दा प्री ओलंपिक टूर्नामेंट में पूरी लय में नजर आए। सफ़र आगे बढ़ता गया और अजीत पाल सिंह का खेल और ज़्यादा निखरता गया। 1968 की मैक्सिको ओलंपिक्स में अजीत पाल सिंह टीम का हिस्सा थे और भारत ने उनकी मौजूदगी में कांसी का तमगा हासिल किया। यही कहानी 1972 की ओलंपिक्स में दोहराई गई। लेकिन अजीत पाल सिंह के करियर का सबसे यादगार लम्हा 1975 का तीसरा आलमी कप था। मलेशिया के दारुल खिलाफा कोलालमपुर में मुनक़दा उस आलमी कप में भारत की क़यादत अजीत पाल सिंह कर रहे थे। पूरे टूर्नामेंट में भारतीय टीम छाई रही। फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हरा के जब अजीत पाल सिंह ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी हाथों में उठा ली तो समा कुछ ज़्यादा ही देखने से ताल्लुक़ रखता था। पहली मरतबा भारतीय टीम आलमी चैंपियन बनी। 1975 के बाद से अब तक भारत को वैसी कामयाबी की आज तक तलाश है। इस कामयाबी के बाद अजीत पाल सिंह की क़यादत में ही भारतीय टीम 1976 की ओलंपिक्स में शरीक हुई। तकरीबन उसी टीम को बरकरार रखा गया जिसने आलमी कप में जीत दर्ज की थी। लेकिन टीम अंदरूनी खलफिशार का शिकार रही और उन ओलंपिक्स में बुरी तरह से पिट गई। मजमूई तौर पर भारतीय टीम 7वें नंबर पर रही। इस शिकस्त के बाद जाहिर है कप्तान हर तरफ से तनकीद का निशाना बने। अजीत पाल सिंह ने शिकस्त की जिम्मेदारी लेते हुए बैनुल-अक़वामी हॉकी को ही खैरबाद कह दिया। हालांकि बाद में 1980 में कराची में मुनक़दा चैंपियंस ट्रॉफी में अजीत पाल सिंह ने हिस्सा लिया। 1970 में इस होनहार और बासलाहियत खिलाड़ी को उनकी अजीम खिदमत के एवज़ अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। 1992 में उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया। 1976 में भले ही ये खिलाड़ी खेल से रिटायर हुए हों, लेकिन उन्होंने भारतीय हॉकी की डूबती नैया को पार लगाने की हमेशा कोशिश की। जब भी उन्हें बुलाया गया अजीत पाल सिंह हमेशा पेश रहे। आज अजीत पाल सिंह भले ही तकरीबन 74 साल के हैं, लेकिन दिल अभी भी जवान है जो भारतीय हॉकी के लिए ही धड़कता है और भारतीय हॉकी को वापस उसी डगर पर लाने की हसरत लिए हुए है। बात हो रही थी अजीत पाल सिंह की। ये वो कैप्टन है जिनकी क़यादत में भारत ने वाहिद आलमी कप जीता है हॉकी का। और हकीकत में ये बात है कि इसके बाद कोई बड़ी चैंपियनशिप इंडिया ने नहीं जीती। 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। भास्करन कैप्टन थे, लेकिन उसमें जो उस वक्त का पावर हाउस था हॉकी का पाकिस्तान, उसके बाद थे हॉलैंड की टीम, उसके बाद थी जर्मनी की टीम, उसके बाद थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, उसके बाद थी इंग्लैंड की टीम। किसी ने हिस्सा नहीं लिया, उन्हें बॉयकॉट किया था, तो उसकी वो वैल्यू नहीं है। और इसमें जावेद ने जिक्र किया कि मॉन्ट्रियल जो गेम्स हुई उसके बाद 1976 के ओलंपिक्स, उसमें इंडिया 7वां आया। तो वजह क्या थी? मैंने इस सिलसिले में बात की है असलम शेर खान से एक दिन, तो उनका कहना था कि यकायक हमको 76 में पॉलीग्रास पे, एस्ट्रोटर्फ पे, इन चीज़ों पे खेलना पड़ा। हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं थी। तो हम जब वहाँ गए तो पहले असलम शेर खान को थोड़ी इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और असलम शेर खान वो खिलाड़ी है जिसने आलमी कप के फाइनल में भारत को पहुंचाने में 1975 में नुमाया रोल प्ले किया। मलेशिया से भारत हार रहा था, ये सब्स्टिट्यूट आए, गोल किया, फिर मैच जिता दिया सेमीफाइनल, फिर फाइनल भी खेले पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा कि हमारे प्लेयर थक गए एस्ट्रोटर्फ पे, इस पॉलीग्रास पे, वो बीमार हो गए, फैटीग्ड हो गए। उसमें से कहा मैं तो पहले ही गया था तो मुझे मलेरिया या कोई ऐसी चीज़ हुई थी, मैं कमज़ोर था। उसके बाद जब मैं मैदान में उतरा तो हम इस सरफेस को बिल्कुल समझ नहीं पाए और थकावट के मारे हम पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं कर पाए, और न्यूजीलैंड जो है गोल्ड मेडल जीत गया पहली मरतबा ओलंपिक्स में। तो ये हॉकी की बात है। वाजिद गुलजार का सवाल है यहाँ से, वो कहते हैं कि तेंदुलकर और कांबले एक ही वक्त आए, उसमें हमने देखा कि तेंदुलकर बहुत आगे निकल गए, लेकिन कहते हैं कि इक्वली टैलेंटेड थे कांबले, तो क्या हुआ? ये वाजिद गुलजार है बारीपोरा से। इनका दूसरा सवाल भी है, उसका भी जवाब दूंगा। देखिए, एक टाइम पे आए और एक टाइम पे ऐसा हुआ कि प्रोलिफिक ज्यादा हो गए कांबले, उन्हें 2 डबल सेंचुरियां लगातार बना दी और अच्छा खेलने लगे, बड़ा नाम हो गया और टक्कर देने लगे तेंदुलकर को। तेंदुलकर कहीं उनके प्रेशर में भी आने लगे।
लेकिन बात होती है टेम्परामेंट की, मैदान में और मैदान के बाहर, और आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं। यहां मात खा गए कामले। उनके इश्यूज हो गए आउटसाइड ग्राउंड, उनके इश्यूज हो गए ड्रेसिंग रूम में, और जो आउटसाइड ग्राउंड इश्यू थे उन्हें ड्रेसिंग रूम के माहौल को इफेक्ट किया। और कोई टीम नहीं चाहती है वैसा खिलाड़ी हमारे साथ रहे जिसके बारे में बाहर बातें की जा रही हैं जो सही नहीं है। कितनी सच है वो नहीं है, सही नहीं है। एक वो बात हुई, और उसके साथ लॉस ऑफ फेस एंड लॉस ऑफ फॉर्म इकट्ठे हो गया उनका। वो अपना फास्ट फेम नेम हैंडल नहीं कर पाए शायद, लोग कहते हैं। और उसमें उनको जैसे मेंटरिंग गवास्कर ने तेंदुलकर की उनको नहीं मिला उस मौके पे कोई ऐसा मेंटर, विजिबली हमें नहीं पता है। तो वो पीछे चले गए, जाते गए, और फिर उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें अटेम्प्ट की बहुत शॉर्ट पीरियड में, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही खत्म हो गए और आगे नहीं बढ़ पाए। अब अपने रेगुलर सेगमेंट की जाने बातें हैं, और हमारा रेगुलर सेगमेंट है लेट्स प्ले फुटबॉल विद एस हकीम, जो प्रोड्यूस किया सईद आबिद को। साहब एक पर्सनल सवाल कि आप फुटबॉल खेलते थे तो दौड़ते थे, जी हाँ, फिर आप रेफरी रहे तो दौड़ते थे, दोनों में ज्यादा किसमें दौड़े मैच के दौरान? फुटबॉल में कम से कम डीप डिफेंस और फॉरवर्ड को कुछ रेस्ट मिल जाता है। अच्छा, रेफरी को रेस्ट नहीं मिलता। और जहाँ रेफरी की बात है वहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात है कि फुटबॉल में कितने सब्स्टिट्यूशंस होते हैं और कैसे? 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साहब आप, और एनी टाइम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ गेम। लेकिन अगर गेम बराबर हो गया और पेनाल्टी किक लेनी है और आपने 3 सब्स्टिट्यूशन नहीं किए हैं, अच्छा, अगर नहीं किए हैं तो सिर्फ गोलकीपर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता, दूसरा प्लेयर नहीं। जितने 10 प्लेयर है वो ही रहेंगे मैदान में, सिर्फ गोलकीपर सब्स्टिट्यूट होगा। अच्छा, पेनाल्टी में अगर और ये भी है कि अगर आपने तीनों सब्स्टिट्यूशन 90 मिनट में कर ली तो एक्स्ट्रा टाइम में आप नहीं सवाल नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं खत्म। 3 हो गए तो उसके बाद दोबारा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। और इसमें साहब फुटबॉल में और एक चीज है, 2 चीजें, एक डायरेक्ट किक और इनडायरेक्ट किक। सिग्नल्स जो है इन्फ्रिंजमेंट जब होता है, इनडायरेक्ट जब हाथ उठाता है रेफरी माने कि इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट किक में ये है कि बॉल जब तक किसी प्लेयर को लग के ना जाए, अब हमारा अपना प्लेयर हो या अपोनेंट का प्लेयर, गोल नहीं होगा। और डायरेक्ट किक में अपने गोल में गोल नहीं होगा। अच्छा, अगर डायरेक्ट किक मुझे अपने पेनाल्टी एरिया के बाहर मिलती है, मैं उधर मारने की बजाय अपने गोलकीपर को पास देता हूँ और वो मिस होता है, उसको टच नहीं होता। अच्छा, और बॉल गुम जाए तो कॉर्नर किक होगी। अच्छा, अपने गोल में डायरेक्ट किक से गोल नहीं होता। गोलकीपर को हाथ रख के अगर चल जाए तो गोल हो जाएगा, किसी का रेफरी का टच होगा तो नहीं होगा। अच्छा, वैसे नॉर्मल गेम में रेफरी आके टच हो जाए या लाइन में अंदर चल जाए, उसको टच होकर बॉल गोल होता है तो गोल हो जाता है। लेकिन ये इसमें फ्री किक्स में रेफरी का अगर टच होगा तो नहीं होगा। इनडायरेक्ट में तो आपको जो है जब तक किसी को टच ना हो नहीं हो। जो सिग्नल्स हैं रेफरी के, अभी आपने कहा इनडायरेक्ट हो गई, हाथ खड़ा किया, है ना, और कॉर्नर का सिग्नल है, गोल का सिग्नल है, कुछ हाथ से इशारे हैं, आप दिखाएंगे। आमतौर पे ये होता है कि अगर फर्स्ट कीजिए फार एंड कॉर्नर में है जी, तो कभी ऐसे दिखाते हैं, वरना अपने कॉर्नर रेफरी वहां पर है तो बता देगा अपने कॉर्नर की तरफ ये कॉर्नर है, और वो लाइनमैन बताता है, वो नीचे फ्लैग के पास ऐसे फ्लैग नीचे कर लेता है, तो इसके माने। और आमतौर पे ये भी होता है, आजकल इंडिकेशंस ऐसे होते हैं, आपस में बात हो जाती है, गोल अगर हो गया डाउटफुल है, अब मिसाल तो पे लाइन क्रॉस हुआ नहीं हुआ, तो लाइनमैन क्या करता है, पलट के सेंटर की तरफ भागता है। अच्छा, तो रेफरी समझ जाता है कि गोल हो गया। इस तरह उनके कुछ मखसूस आपस में इशारे होते हैं। अब ऐसे बात रखेगा तो बोले आप आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, हाँ, या टाइम बता देगा 2 मिनट है, या नीचे वो रेफरी इंस्ट्रक्शन जैसे देगा, असिस्टेंट रेफरी उसको सपोर्ट करेगा। इसमें खास बात यह है कि जहाँ रेफरी को गेम पे नजर रखनी है, वहाँ अपने लाइंस जज पे भी रखनी है। तब रेफरी को पूरे 22 खिलाड़ियों पे नजर रखनी है, क्योंकि हो सकता है गेम इधर हो उधर कोई पीछे मार दे। सही बात। उसमें असिस्टेंट रेफरी मदद करता है उसकी, वो रोक के गेम बुलाता है और अपने लाइनमैन पे परमानेंट नजर। इसलिए मैंने कहा ना कि बॉल को अपने और लाइनमैन के बीच में रखें, ताकि लाइनमैन भी मिस ना हो, आपकी आंखों से इंसिडेंट्स भी मिस ना हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री किक ये है कि कुछ पहले 9 पेनाल्टी ऑफेंसेस होते थे, उनको कहते थे, वो डायरेक्ट किक होती है। फॉर एग्जांपल 2-4 मैं बोल देता हूँ, जैसे हैंडबॉल है जी, किकिंग है, होल्डिंग है, ट्रिपिंग है, इसमें डायरेक्ट अब्यूजिंग है, वायलेंट प्ले है, इसमें जो डायरेक्ट किक हो, ये प्रायोरिटी एरिया में अगर ये ऑफेंस हो जाए तो पेनल्टी फाउल भी होता है। प्रोफेशनल फाउल बोला जाता है साहब, ऐसे कोई खास उसको क्या पेनल्टी दे देते हैं? नहीं, नथिंग लाइक दैट। प्रोफेशनल फाउल इन द सेंस कि इंटेलिजेंट फाउल करता है एक प्लेयर,
अच्छा, जो रेफरी की समझ में नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये होता है कि रेफरी का एडवांटेज उठाता है। अच्छा। अब ये जैसे अगर ये डायरेक्ट किक मैंने कहा पेनल ऑफेंसेस है, पेनल ऑफेंसेस अगर एरिया में हो जाए तो डायरेक्ट पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी कितनी सूरतों में देगा? मैंने कहा ना कि आप जो 9 पेनल ऑफेंसेस अब 10 कर दिया, उसको उन्होंने स्प्लिट कर दिया है। जैसे हैंडबॉल है, स्ट्राइकिंग है, मारना किसी को, होल्डिंग है, पुशिंग है, जंपिंग एट द अपोनेंट है, किकिंग है, ट्रिपिंग है, इस तरह 9 स्कोरिंग पोजीशन में होना जरूरी है खिलाड़ी का? नहीं ना, नॉट एट ऑल। बॉक्स में नॉट कहीं भी, अगर बॉक्स में स्कोरिंग पोजीशन हो के नहीं हो, अगर यहाँ भी अगर हो रहा है तो पेनल्टी हो जाएगी। अगर बॉक्स में हुआ, बॉक्स के बाहर हुआ तो डायरेक्ट किक हो। मैंने कहा था वाजिद गुलजार के 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल उनका ये है कि जो इंग्लैंड की टीम यहाँ आ रही है, क्या 2016 में जो टीम आई थी, जो व्हाइट वॉश हो गई, वही हाल होगा, या मुझे लगता है कि 2012 की जो टीम थी उसकी तरह ये परफॉर्म करेगी इस बार यहाँ आके? देखिए, गिवन कंडीशंस और जैसी क्रिकेट ने श्रीलंका में खेली है, ओनली रूट स्कोर रन्स, बाकी सारे सपोर्ट में थे, और सपोर्ट ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं था, कोई बड़ा टेक अवे नहीं है उनके पास श्रीलंका से, पहली बात। दूसरी बात, इसी सिलसिले में 2012 की टीम का इस टीम से कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुक, ट्रॉट, बेल, पीटरसन, एक से बढ़ के एक बैट्समैन टीम में। आज वैसे बैट्समैन नहीं है टीम में रूट के बगैर। जो स्पिनर हैं इंग्लैंड की टीम में, ज्यादा मैच्योर नहीं है और ज्यादा इंप्रेसिव नहीं नजर आते हैं। उनको मोइन अली को भी इंडिया में खिलाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीरीज में उन्हें यहां 2 सेंचुरियां बनाई थी। क्योंकि बेस और लीच लगता नहीं है ऑन पेपर दे विल रन थ्रू एन इनिंग्स, और जो बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी है, उनका मुकाबला स्वान और पनीसर से नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छे थे। एंडरसन ने उस सीरीज में बेमिसाल बॉलिंग की थी इंडिया में। एंडरसन आज भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन ये वो एंडरसन नहीं है जो 2012 में थे। वो विकेट लेते हैं, लेकिन उस स्पीड पे और उस तरीके से नहीं। अब वो ज्यादा विकेट आप वक्त निकाल के बैट्समैन को रोक के लेते हैं, तब अटैक करके लेते थे। और इंडियन बैट्समैन तैयार हैं विकेट पे रुके रहने के लिए, टू गेट रन्स। तो फ्रेजाइल बैटिंग इंग्लैंड की, नॉट सो गुड स्पिनिंग अटैक, एंड almost irrational rotation policy when facing a tough side like India may give them problems. पिछली मर्तबा का क्विज जो हमारा था, उसमें हमने आपको एक साउंड बाइट सुनाया था, एक फुटबॉलर की आवाज सुनाई थी। वो बात कर रहे हैं, मैंने मोहन बगान से खेला, यहाँ से खेला, फिर इंडियन टीम में आया, और कई सही जवाब मिले हमें, कई गलत भी मिले हैं। ये हमारे लोकल हीरो महराजुद्दीन वड्डू की आवाज थी। जब भी नेशनल टीम में आता हूँ तो मैं एज ए मिडफील्डर खेलता हूँ। ये डिपेंड करता है कोच की कैसी स्ट्रेटजी रहती है, उसी हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करता हूँ। तो उसके बाद स्पोर्टिंग क्लब में मैंने कम से कम 1 साल खेला। उसके बाद वहाँ पे मोहन बगान ने मुझे अप्रोच किया था, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडियन नेशनल टीम में आने के लिए। तो मोहन बगान थी मेरे लिए। तो लोकल हीरो फुटबॉल के और जबरदस्त खिलाड़ी, आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मैदान में। कई सही जवाब हमारे पास आए हैं, जो हमारे 10 सही हैं। ये जावेद इकबाल मीर, सिकंदरपुरा बीरवा, मलिक सरफराज सोनियम पटन, मीर जहरा सनोबर, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन, मलिक इम्तियाज सहपोरा मागाम, वानी नसीर गुंडे रहमान गांधरबल, माजिद रफीक नंगरू बदरू यारीपुरा, और मीर शोएब, जिन्हें जगह का नाम नहीं लिखा है, और आखिरी नाम है खुर्शीद अहमद लोन, जो आज के हमारे विनर हैं प्रोग्राम के, सलीम की एंटरप्राइजेस के नाम के। आपको बहुत बहुत मुबारक। और साउंड बाइट था पिछली बार, इस बार कुछ और है। इस बार एक तस्वीर है आपके लिए। यह तस्वीर देखें और बताइए ये कहाँ है, ये स्टैचू कहाँ है। नेम द ग्राउंड, नेम द प्लेस, नेम द स्ट्रीट, जो भी आपको लगता है, ये कहाँ है। ये आप बताएंगे, और यही हमारा सवाल है आज का क्विज, ये स्टैचू कहाँ है। और आपको ये इसका जवाब भेजना है अगले 48 घंटों में, और आप भेजेंगे KKMS स्पोर्ट्स मैग, जो हमारा पेज है, जो हमारा ग्रुप है फेसबुक पे, उस पे, और वहाँ आप इनबॉक्स करेंगे, ये पब्लिक में नहीं भेजेंगे। और मेरी गुजारिश है सब लोगों से जो इस प्रोग्राम को देखते हैं और सवाल पूछते हैं, कि सवाल पूछे जाएं या तो पेज पे हमारे, या SHQ रेडियो एक्टिव
यूट्यूब चैनल पे आप सवाल पूछें और वहीं हम इसका जवाब दे देंगे आपको, अगर ऐसा सवाल हुआ जिसका जवाब पहले दे चुके हैं। अगर नहीं तो इस प्रोग्राम में जवाब देंगे, क्योंकि वहाँ बाकी भी देखते हैं, फिर बाकियों का भी एक नज़रिया होता है और वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इजाज़त चाहेंगे आज के खेल के मैदान से, मिलते रहेंगे इस प्रोग्राम में। देखते रहिए आप SSQ रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करिए और आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप बहुत कुछ देख सकेंगे। ऑफ लेट हमने म्यूज़िक वीडियोज़ भी कुछ लोड किए हैं जो हमने खुद बनाए, उसके अलावा काउंसलिंग भी होती है, स्पोर्ट्स भी होता है। गुड नाइट।